साथ आज जो कुछ खास मेहमान हैं वो यहीं रहते हैं। कुछ लोग उनके इस घर का रखरखाव करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर रहते भी हैं इस घर के अंदर। पर यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे ना तो वो पॉलिटिक्स की है ना गुजरात इलेक्शंस की है, हम बात करेंगे सरदार पटेल की लेगेसी को लेकर। उस लेगेसी को लेकर काफी बातें होती हैं, कांग्रेस बीजेपी काफी सारी बातें करती है, पर वो आखिरकार वो लेगेसी क्या है? जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिन लोगों ने इस लेगेसी को खुद अपनी आंखों से देखा है, वो क्या मानते हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो हम आपके पास आते हैं सर, आप इस घर का थोड़ा रखरखाव करते हैं, यहाँ पर आज कुछ सालों से आप लोगों को आते हुए देखते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ रहते थे, उनका जन्म स्थान क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इस तरह से लोग आपके पास आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं। कई सालों पहले ऐसा होता था कि 31 अक्टूबर को घर खुलता था, दिया जलता था और पूरा साल बंद रहता था। लेकिन पिछले 10-12 साल से सरदार पटेल के प्रति पूरे देश में जो एक सद्भावना, एक जागरूकता बढ़ी है, उसके कारण पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं। अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग प्रोग्राम के तहत आते हैं। कोई साइकिल यात्रा आती है, कोई पैदल यात्रा आती है, कोई यूपी से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई सरदार साहब के घर की मिट्टी लेने के लिए आता है। अच्छा, मिट्टी लेके भी गए? हाँ, मिट्टी लेके भी गए हैं। सरदार साहब के घर की वो कुछ बना रहे थे, तो उनको जाके हम सरदार साहब के घर की मिट्टी उसमें मिला के वो बनाए, तो सरदार साहब के घर की मिट्टी भी लेके गए हैं। तो पूरा साल लोग आते रहते हैं, कोई भी टाइम पे आते हैं। लेकिन हम यहाँ के आसपास के हम सब लोग हमेशा घर खोल के उनको दिखाते हैं, बातें बताते हैं और वो लोग यहाँ से प्रसन्न होकर जाते हैं। हमने जो घर देखा वो काफी सिंपल सा है। यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वैसे तो वो रहे काफी जगहों पर है। जब हम उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, आप एक इंटरेस्टिंग चीज पहले मुझे एक्चुअली बता रहे थे, वो बताइए कि आपको विकिपीडिया में भी एक तरह से एंट्री करानी पड़ी कि नडियाड में ही उनका जन्म हुआ था, क्योंकि करमसद में लोगों को लगता था उनका जन्म हुआ और वहीं पर वो पले बढ़े। आपने बिल्कुल सही कहा। विकिपीडिया में नहीं, हमारे कई स्टेट की किताबों में भी करमसद था। तो पूरा स्टेट की किताबों में भी करमसद था। वो जहाँ पे ये था वो पूरा करेक्शन करवाया। उनका कर्मभूमि ठीक है कि करमसद है, लेकिन जन्मभूमि नडियाद है, वो बाद में पूरा सुधारा गया। और वो रहे वैसे तो काफी जगहों पर है, बाहर पढ़ने भी गए थे, बैरिस्टर बने भी और उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस भी की। अभी आपको लगता है कि फाइनली थोड़ी बहुत, जिस तरह से वो बता रहे थे कि लोग आते हैं, थोड़ा उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ लोग मिट्टी भी लेकर जा रहे हैं यहाँ से, कि अब थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, अब लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आखिरकार कंट्रीब्यूशन था क्या इंडिपेंडेंट इंडिया के फॉर्मेशन में? यहाँ के और सब वर्ल्ड के लोग जानते ही हैं कि जितने भी लोग हैं, इंडिया को एक बनाने में सरदार पटेल का मेन हाथ है। लेकिन उसका जन्म स्थल का किसी को मालूम नहीं था। मोस्ट छोटे छोटे विलेज सब में अब सब जानते हैं और सब यहाँ आते हैं। हम सब सेल्फी भी लेते हैं और सबको स्टोरी भी सुनाते हैं। अच्छा, ये जो अभी तो एक तरह से आप जिन्होंने आप यहीं पर रहते हैं, पास में रहते हैं और काफी पास से आपने देखा है इस लेगेसी को, आप उसी के बीच रहते हैं, आप क्या मानते हैं उनकी लेगेसी को? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कंट्रीब्यूशन किया, उनकी लेगेसी को कैसे देखते हैं? वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल बारडोली सत्याग्रह के दरमियान हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी ने उनके कार्य को प्रभावित होके नाम दिया सरदार साहब, और तब से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पूरे विश्व में छा गए। यदि मैं मानता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्य मंत्र किसी के प्रयत्नों से भारत राष्ट्र में प्रस्थापित हुआ, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी की चलवल में अग्रसर भाग लेके और आजादी के बाद भारत की जो परिस्थिति थी, 500 से ज्यादा छोटे छोटे जो जिले थे, राज्य थे, उन सबको एक करके सरदार साहब के प्रयत्नों से अखंड भारत का निर्माण हुआ। हम जानते हैं उस दौरान जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हिंदुस्तान में थे,
तो दो मेजर प्रॉब्लम्स देश के सामने थे। एक था कश्मीर का प्रश्न और दूसरा था हैदराबाद के निजाम का प्रश्न। यदि सरदार साहब को हैदराबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनके प्रयत्नों से और उनके अथाक परिश्रम से हैदराबाद का भारत में विलीनीकरण हुआ, और हम जानते हैं कि आज भी कश्मीर की जवाबदारी जो भारत के प्रथम बड़ा प्रधान श्री नेहरू जी थे उनको दी गई थी, लेकिन कुछ प्रश्न अभी भी पूरी तरह से भारत के पक्ष में नहीं है। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे 564 जो भी तहसील बोलते हैं उनको एक करके पूरे अखंड भारत का निर्माण किया, और उनकी जो विचारधारा थी राष्ट्र प्रथम, मेरा भारत हर हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए, और उसी कार्य मंत्र के साथ उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत में अपना पूरा योगदान दिया। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा था वो आखिर कुछ सालों से उसके बारे में बात हो रही है? पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिटिक्स चलता रहता है, वो कोई विषय ढूंढ लेंगे हर साल में, पर कुछ सालों से ये हाईलाइट हुआ है। और पहले क्या आपको लगता है कि जानबूझकर इस कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल। देखो, ये जो है प्लेस है वो नडियाद सरदार पटेल का जन्मस्थल है। जब ये आजादी का पॉलिटिकल लीडर थे तब जो ये 1940 से लेकर 1950 का जो दायरा था 10 सालों का, जो हम लोग फ्रीडम को बहुत करीब से देख रहे थे, तब महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को पीएम बनने के लिए बोला, डेप्यूटी पीएम। तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि गांधी ने ये ऐसा बताया कि आपको पीएम बनना है, तो बोले कि नहीं, मेरे को पीएम नहीं बनना है, मैं अभी देश का कमान संभालूंगा और गृह मंत्री मैं 1 मिनट आपको रोकूंगी। ये देखिए यहाँ पर जो है एकदम घर के सामने जो जन्म स्थान है उसके सामने ही जो है एक प्रतिमा है महात्मा गांधी की भी। तो यहीं पर एक बात उठी है कि महात्मा गांधी का ही कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, जब इंडिया ने आजादी गेन की और पहली इंडियन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो रही थी, तो वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। जी यस। तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया तो बापू उठकर चले गए और ये सरदार वल्लभ भाई ने बोल दिया कि भाई अभी मेरे को नहीं बनना है। और एट द सेम टाइम कोई मुस्लिम कलीग था, उन्होंने बताया कि हमको ये इस देश का पूरा डिफेंस हमको दे दो। तो सरदार साहब ने ऐसा बताया कि मैं डिफेंस अपने ही पास रखूंगा क्योंकि इस देश की करोड़ों हिंदुओं की जवाबदारी मेरे सर पर है और इस देश को मैं टूटने नहीं दूंगा। और यही है हमारे सरदार, जो एक शुरू से लेकर अंत तक पूरे देश को यूनिटी के माध्यम से जुड़े रहना चाहते थे, और यही है हमारे सरदार। आप किस तरह से देखते हैं सर उनके कंट्रीब्यूशन को, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से समझाया कि वो चाहते थे और उन्होंने कहा कि नहीं, करोड़ों हिंदुओं का जो है, एक तरह से मैं नहीं चाहता कि उनका किसी तरह से उनको कोई फॉल आउट फेस करना पड़े इस पूरे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, और जिस तरह से एक दौर से गुजरा कंट्री 1947 में, आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ 2-3 बातें सामने आई जो अभी उन्होंने बताया कि भाई किताबों में, विकिपीडिया में हमें डालना पड़ा कि इनके जन्मस्थल ही है। मतलब कि आप समझिए कि कितनी उदासीनता थी इनके महत्व को देश के सामने लाने में पिछली सरकारों की। आपने बोला हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाते, अब ये भाई ने बोला कि भाई वो कितने दरिया दिल थे। इसका एक प्रसंग है कि जब देश आजाद हुआ था और पहले प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी, सब जानते कि पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सरदार साहब प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने हंसी खुशी दरिया दिली से छोड़ दिया। उस टाइम एक जनरल थोराट करके थे, खाने पे बुलाया था सरदार साहब को और बोला कि सरदार साहब आप चाहते तो चुटकी में पीएम बन सकते थे, आप क्यों नहीं बने? सरदार साहब ने बड़े मुस्कुरा के बोला कि अगर नेहरू जी को पीएम नहीं बनाया जाता तो वो आघात नहीं सह पाते, और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो नियति मुझे नहीं जीने देती, और अगर हम दोनों नहीं रहते तो ये नवजात आजाद हुए देश को कौन संभालता? तो आप सोचिए उनकी सोच कितनी बड़ी थी। एक बार देश था, एक बार उनके जो स्वतंत्रता सेनानी साथी थे, दोनों के उनके लिए पल्ले बराबर थे। देश को भी संभालना था, दोस्ती भी निभानी थी, और उन्होंने हंसी खुशी वो पीएम की कुर्सी छोड़ दी। ये थे सरदार। क्यों? क्योंकि ये जो है पाटीदार समाज है, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है मैडम। बाहर जो पाटीदार आज विश्व भर में छाए हुए हैं, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है कि पाटीदार का हाथ हमेशा ऊपर रहा है, कभी नीचे नहीं रहा है, पहली बात। तो और उनको ये जो संस्कार उनके मतलब जीन्स में मिले थे, शायद ही किसी को पता होगा। किसान थे,
उनके पिताजी झवेर भाई पटेल, शायद ही किसी को पता होगा कि 1857 के जो हमारा क्रांतिकारी चळवळ सबसे पहले शुरू हुई थी, उन्होंने हल छोड़ के हथियार उठाए थे और झांसी की रानी की सेना में गए थे। तो उनको ये जो आजादी के संस्कार उनके उसमें जीन्स में मिले थे। आपको क्या लगता है, आप जिस तरह से समझा रहे हैं थोड़ा एहसास सा हो रहा है, आपको लगता है कि उनके कंट्रीब्यूशन को दबाने की कोशिश की गई थी? पूरी तरह। आप समझिए कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद उनका जो कंट्रीब्यूशन था उससे पूरी कांग्रेस प्रभावित थी। जब देश में सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो निर्दलीय खड़े थे और दूसरे उम्मीदवार को कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी बतौर जो नेहरू जी थे पीएम, उनके सपोर्ट से। सरदार साहब कुछ नहीं थे उस वक्त, सिर्फ एक हवा चली कि राजेंद्र बाबू के सर पे सरदार साहब का हाथ है। जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखनी पड़ी सरदार साहब को कि भाई आप इनको बोलो कि हट जाए, तो सरदार साहब ने बोला नहीं, लोकतंत्र है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। अब देश लोकतांत्रिक हो गया है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। सरदार साहब से मिलने गए नेहरू जी कि आप इनको हटाइए। सरदार साहब ने कहा मैंने उनको खड़ा नहीं किया, मैं हटाऊं कैसे? और सब जानते हैं देश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। तो जो कांग्रेस में सरदार साहब का वजूद था वो सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उन्होंने कुछ मांगा नहीं था पार्टी से, वो तो मैंने बोला ना, वो तो देने के लिए खड़े थे। लेकिन उनकी जो फर्ज थी, जैसे नेहरू जी के लिए उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, तो किताबों में तो ये भी नहीं पढ़ाया गया है। जो मणिबेन पटेल उनकी बेटी थी, जो सरदार साहब के देहांत के वक्त तो नेहरू जी साथ में थे नहीं, सरदार साहब ने बोला था उनकी बेटी मणिबेन को कि 35 लाख रुपए जो देश चलाने के लिए चंदा आया था वो पैसा नेहरू जी को दे के आओ। मणिबेन गए थे, उस वक्त उनकी मतलब घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर भी वो 35 लाख ईमानदारी से उनको देने गए थे। नेहरू ने वो पैसे रख लिए और बोले थैंक यू, और कुछ नहीं, सिर्फ एक शब्द थैंक यू। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मणिबेन पटेल के शब्द है, आप किताबें ढूंढ लेना। नेहरू ने, उन्होंने दोस्ती के लिए कुर्सी छोड़ दी, नेहरू ने उनको परिवार तक को नहीं देखा। और जो कांग्रेस से बोलते हैं कि भाई ये आजादी की पार्टी है, कांग्रेस जो बनी थी वो आजादी की चळवळ के लिए बनी थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, सब थे उसमें। लेकिन आजादी के बाद वो सिर्फ एक फैमिली की पार्टी बन के रह गई। तो जो नेहरू जी को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, वो नक्कर हकीकत है। अच्छा, तो क्या आप मानते हैं, इनकी बात से सहमत हैं कि कांग्रेस ने एक तरह से, जिस तरह से सरदार पटेल को और उनके कंट्रीब्यूशन को और जिस तरह से उनको समझना चाहिए था, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, उनको अप्रिशिएट और एक तरह से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए था उनकी लेगेसी को, वो नहीं किया? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पहले तो आप यही देख सकते हैं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार चली, तो भारत रत्न सरदार जी को कब दिया गया वो भी आप एक देख सकते हैं। दूसरी चीज ये थी कि 2014 से पहले एक ऐसी सरकार चल रही थी देश में जिसको सिर्फ सरदार के नाम से मतलब था, और 2014 के बाद एक ऐसी सरकार बनी जिसको सरदार के काम से और नाम से दोनों से उनको ताल्लुक था। आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार जी की इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ गुजरात में खड़ी की है, सो वो देखने के लिए लोग आते हैं। उसके नीचे, उसके ताताल में आप देख सकते हैं उनके पूरे कार्य जो आपको दिखाई दे, आपको देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं। हमारी जनरेशन को सरदार पटेल जी के नेतृत्व का कुछ मालूम अगर नहीं होगा, हमारी और आने वाली जनरेशन को, तो वो सरदार जी का जो भी काम था, वो जो कंट्रीब्यूशन था देश की आजादी में, वो पूरा खत्म होने वाला था। जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने अभी से जो उठाया है, जो वो काम या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, उसके साथ साथ सरदार जी के जो भी काम थे वो पूरे गांवों तक लेके गए, पूरे शहरों तक लेके गए, कस्बों तक लेके गए, और उन्होंने बताया पढ़ाई में भी इतना नहीं दिखाया गया था, इतना नहीं पढ़ाया गया था जितना अभी वर्चुअल माध्यम से भी वो दिखाया जा सकता है। क्या ये 2014 के बाद इसलिए हुआ कि क्योंकि एक गुजरात से निकलकर एक प्रधानमंत्री आए, तो एक गुजराती ने फिर फाइनली बताया कि भाई हमारे यहाँ से निकलकर सरदार पटेल गए थे और इतने बड़े इंसान थे, उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि आज जो पूरा भारत एक भारत है वो सरदार पटेल है की वजह से है। ये एक गुजराती प्रधानमंत्री के आने से हुआ क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। सही बात है मैडम। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने बताया कि ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने
जब से सरदार साहब ने पूरा भारत एक किया तब से उनको दबाने का प्रयत्न किया। उनकी जो कायरे शैली थी कि भारत को एक करना है, लेकिन उनका जो वजूद था उनको खत्म करने का प्रयत्न किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जो भी सरदार साहब का नाम दबाने की कोशिश की, हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 182 फीट का स्टैच्यू बनाया उनका, और उनको जो सही तरह से सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दिया। कांग्रेस का एक भी अग्रणी या राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जिनके नाम से सरदार साहब ने देश को एक किया, और अभी तक उन्होंने गांधी के परिवार के नाम से अभी जो राज चला है, उन्होंने अभी एक भी बार सरदार साहब का जो स्टैच्यू बना है वहां एक भी बार उनका विजिट नहीं किया हुआ है। उन्होंने तो ठीक उनके कांग्रेस परिवार में से, पार्टी में से किसी ने भी विजिट नहीं किया हुआ है। भाजपा ने जो सम्मान दिया है वैसा सम्मान इन लोगों को सिर्फ नाम, ये जो वटाने का बोलता है ना गुजराती में, तो वही सिर्फ नाम उनको साइड में रख के बीजेपी ने जो स्टैंड दिया है उनको कम करने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पर गर्व है कि हमारे यहाँ के जो विधायक है पंकज भाई देसाई, कोई भी सामाजिक रैली हो या पॉलिटिकल रैली हो, जो बच्चों को अभी तक पता नहीं था कि सरदार साहब का जन्मस्थल यहाँ है, तो उन सबको यहाँ लाते हैं और यहाँ आके बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मस्थल है। ये देखिए सरदार साहब ने जो भी देश को एक करने में जो उनका पूरा योगदान दिया है, उनको बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को भी पता चलना चाहिए कि सरदार साहब का जन्मस्थल है। तो युवा से ही बात कर लीजिए। आप बताओ, आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना और कब जाना कि सरदार पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? हमने तभी जाना जब हम लोग रैली या कुछ होता है तब आते हैं, तब कोई भी मिनिस्टर या कोई भी आता है तो सब लोग यहाँ पे पहले आते हैं, पहले उनका घर देखते हैं, सब देखते हैं और बाद में ही वहाँ से जाते हैं। तभी हमने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का घर ये है और यहाँ पे उनका जन्मस्थल हुआ था। आपने बुक्स में नहीं पढ़ा था, हिस्ट्री बुक्स में, स्कूल की किताबों में? नहीं, स्कूल की किताबों में और कई जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मस्थल नडियाद में। अच्छा, आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे पता नहीं था। और आप यहीं के हो? हाँ, मैं यहाँ के हूँ। अच्छा, तो आपको अभी ये रैलीज वगैरह, प्रोग्राम, मीटिंग जब होती है तब पता चलता है कि अब रिसेंटली पता चला है? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू जब हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मस्थल है उस पे ज्यादा हाईलाइट हुई और तभी मुझे पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मस्थल ये है। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में शायद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू माना जाता है, 182 मीटर्स टॉल स्टैच्यू है, जिसकी वजह से एक तरह से हाईलाइट हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। आपने सभी से सुना, इस वक्त सब कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लेगेसी है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, पर एक तरह से उस लेगेसी को शायद कुछ दबाने की कोशिश की गई, शायद उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता जरूर थे पर एक कंजर्वेटिव व्यू रखते थे। तो काफी सारे लोगों का मानना है कि शायद कांग्रेस ने उस तरह से हाईलाइट नहीं किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने उठाया, उनका कहना है कि कांग्रेस के कोई नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक गए भी नहीं है। गांधी परिवार की बात नहीं है, यहाँ के नेता भी, कांग्रेस के नेता जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक गए भी नहीं है। तो एक तरह से जो है वो हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन कैसा रहा, वो कहाँ रहे, वो कहाँ पले बड़े, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, उनका परिवार, उनकी लेगेसी, उनका एजुकेशन, इस चीज के बारे में यहाँ तक कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि स्टेट बुक्स में भी उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया था, जो कि अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनते, राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाने से लोगों को पता चलने लगा है। कैमरामैन रविकांत के साथ पौलमी साहा, नडियाद, आज तक के लिए।